नमस्कार, मैं आकाश भारती स्वागत करता हूं हमारे चैनल आकाश टॉक्स पॉलिटिक्स में। दर्शकों बताइए, मंडल रिपोर्ट क्या था, ये इसको कैसे किया गया? 2,500 जातियों का एक क्लास बन गया, दैट इज कॉल्ड SC/ST क्लास। कि भाजपा को हराने के लिए सपा बसपा गठबंधन जरूरी। पर 1936 में फर्स्ट अटेम्प्ट में बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में जीत गए, पर उसके आगे वो नहीं जीते। पर पिछड़े वर्गों को कोई हक नहीं मिलता। एक महीना मैं बिजनौर में मैंने कैंप किया और डाउन टू अर्थ काम किया। अच्छा। मोदी के जो तानाशाही था उस पर जनता ने विराम लगाया। तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना अगर झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। आज हमारे साथ बहुजन समाज के कद्दावर नेता, 3 बार के विधायक, कैबिनेट मंत्री माननीय दद्दू प्रसाद जी हैं। मैं आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं दद्दू प्रसाद जी आप? बढ़िया। तो कैसा चल रहा है काम आपका, सब कुछ राजनीति में भी? राजनीति में अभी सामाजिक बदलाव से मैं जुड़ा रहा हूँ। इस देश का जो वर्टिकल सोशल ऑर्डर है वो भारत के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, हक वंचितों के लिए मूल समस्या है। तो भारत का संविधान वर्टिकल सोशल ऑर्डर अर्थात गैर बराबरी पर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए एक संकल्प करता है। परंतु देश का जो राजनीतिक वातावरण है, देश के राजनीतिक दल हैं, वो सब यथास्थितिवादी हैं। और हम लोगों ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाई थी वो भी यथास्थितिवादी हो गई है, जबकि संकल्प बसपा के बनने का सामाजिक बदलाव का था। तो इसलिए वर्तमान में हम लोग कोशिश में हैं कि मानवर कांशीराम जी के जो बिखरे हुए शिष्य हैं, उनके प्रशिक्षु हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और इस देश में सामाजिक बदलाव के लिए एक राजनीतिक स्पेस तैयार किया जाए। तो उसी काम में हम लगे हुए हैं और एक अभियान हमने शुरू किया कि 1 नेशन 1 एजुकेशन जी। एक समान शिक्षा इस देश में हो। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, 1 नेशन और तमाम 1 की बात चल रही है, तो फिर 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं? और ये हमारी आवश्यकता है कि सभी बच्चों को भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 का 20 को प्राविधानित करता है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा का प्रबंध स्टेट करे। पर स्टेट ने 2 तरीके की शिक्षा प्रणाली विकसित कर रखी है। एक तरफ वो इलीट क्लास, अभिजात वर्ग के बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, और दूसरी तरफ गरीबों के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल है। और वहाँ पर कहा जा रहा है कि मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। पढ़ाई वहाँ नहीं है। तो ये पूरे देश के लगभग जो 6 लाख प्राइमरी स्कूल हैं उनका ये हाल हो गया है। इसलिए हमारी कोशिश है कि जवाहर नवोदय विद्यालय देश में मात्र 600 क्यों हो, ये 6 लाख होने चाहिए। और 6 लाख अगर नहीं हो सकते तो 1 लाख तो कम से कम जवाहर नवोदय विद्यालय, प्रत्येक न्याय पंचायत में एक जवाहर नवोदय विद्यालय। क्योंकि आज की तारीख में जवाहर नवोदय विद्यालय बेसिक एजुकेशन के लिए एक क्वालिटी इंस्टीट्यूट है। तो वो कुछ बच्चों को ही, 25 लाख बच्चों को ही क्यों मिले? बिल्कुल 30-40 लाख बच्चों को ही क्यों मिले? क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या देश भर में हमने देखा कि वो केवल 25 लाख। तो इसमें बजट कोई आड़े आने वाला नहीं है, क्योंकि जब सरकार अभी टैक्स कवरेज बढ़ा है, तो जब टैक्स कवरेज बढ़ा है तो सरकार का, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो या प्रोविंस गवर्नमेंट है, उनका खजाना लबालब भरा हुआ है। उनके सामने समस्या है कि खर्च कैसे करें।
तो खर्च कैसे करें ये समस्या उनके सामने। तो एजुकेशन सेक्टर पे जी कम से कम अभी आवश्यकता है कि 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है पूरे देश में। जी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोहरी शिक्षा, विभेदकारी शिक्षा, कि कुछ बच्चों को अलग शिक्षा और कुछ बच्चों को अलग शिक्षा, गरीब का बच्चा अलग स्कूल में पढ़े, अमीर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़े। ये दोगला है व्यवहार। ये एक समान शिक्षा 14 साल की उम्र तक, इंटरमीडिएट तक कम से कम ये होना चाहिए। फिर बात की बच्चा अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी जो हॉबी है उसके अनुसार वो जिस सेक्टर चुनता है जी उस लाइन में वो जाने की उसको आज़ादी हो। तो हमने अभी एक कैंपेन चलाया हुआ है और हम काडर बिल्डिंग प्रोग्राम पे भरोसा कर रहे हैं कि एक ऐसा काडर निर्मित हो जो समस्या की जड़ पर जाए जी और वो पब्लिक के बीच में इशू ले जाया जाए। सिम्पटम का इलाज करने से बीमारियां समाप्त नहीं होती, लक्षणों का उपचार करने से, बल्कि बीमारी की जो जड़ है जी उसको समाप्त किया जाए। तो इस देश में अशिक्षा जो है गरीबी का मूल कारण है, बीमारियों का मूल कारण है, अंधविश्वास, पाखंड, अवैज्ञानिकता का मूल कारण है अशिक्षा और अविद्या। तो अविद्या को समाप्त किया जाए। वो दिन चले गए जब कानून के आधार पर शिक्षा से रोका गया था भारत में नारी को और शूद्रों को। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने से कानून बना के रोका गया। अब वो कानून भी समाप्त हो गए, पर हाँ वो व्यवहार में सामाजिक रीति रिवाज का हवाला देकर के प्रचलित हैं। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि भारत के संविधान के अनुसार हम समाज को निर्मित करें और एक काडर विकसित हो जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए एक जनमत तैयार किया जाए। ये मिशन आपका शोषित लोगों के लिए है कि सभी वर्ग लोगों सभी वर्गों के लोगों के लिए जो सामाजिक व्यवस्था से लाभान्वित है, जो बदलाव नहीं चाहते हैं, जी वो क्यों इसमें आना चाहेंगे, क्योंकि बदलाव उनके लिए नुकसानदायक है और स्टेटस को उनके लिए लाभदायक है। तो लिहाजा हम लोगों ने, मानवर कांशीराम जी ने भी ये ख्याल रखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ख्याल रखा कि जो शोषित पीड़ित लोग हैं वो खुद अपनी समस्या का निदान करें। जी जो कोई दूसरा हमारी समस्या का निदान और निवारण करेगा तो जब चाहेगा वो फिर वो समस्या को बैक कर लाएगा। और अगर हम अपनी ताकत के बल पर उठ खड़े होते हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर के, तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और हम अपने पैरों पर खड़े होकर के फिर उस बुरी व्यवस्था को आने नहीं देंगे। तो कांशीराम जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? मेरे मानवर कांशीराम साहब से पहली मुलाकात, मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था जी 13 अगस्त 1984 को, मैं नहीं पॉलिटेक्निक में आ गया था मैं जी 13 अगस्त 1984 को इंडिया गेट में हुई, जहां पर कि हम मंडल कमीशन रिपोर्ट के समर्थन में मानवर कांशीराम जी की अपील पर जेल भरो आंदोलन में गए हुए थे। तो इंडिया गेट दिल्ली में हम लोगों ने बुंदेलखंड से करीब 6,000 लोग गए थे। तो गिरफ्तारियां दिया थाना राम मंदिर में और गिरफ्तारी के बाद रात में 8 बजे हमें छोड़ दिया गया। दूसरे दिन फिर हमने उनसे बृहद वार्ता 5323 हरदयान सिंह रोड करोल बाग कार्यालय में, रैगरपुरा करोल बाग में किया। तो बात फिर आगे बढ़ी उन्हीं की, खास करके जो पे बैक टू सोसाइटी, एजुकेटेड यूथ और एजुकेटेड एम्प्लॉय, कि जो हमने समाज के हिस्से का खाया है वो हम पे बैक करें। तो हम एम्प्लॉय तो नहीं थे पर एजुकेटेड यूथ थे और वजीफा हमने लिया हुआ था। हमें एक कर्तव्य बोध हुआ कि जब हमने स्कॉलरशिप पूरे समाज के हिस्से का हमने लिया है तो हम पे बैक करें सोसाइटी को। तो मानवर कांशीराम जी ने कहा कि आप क्या पे बैक कर सकते हैं, तो आप सोसाइटी को जागृत कर सकते हैं, अवेकनिंग, एराउजनेस कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको एक रास्ता दिखा सकते हैं। तो मानवर कांशीराम जी के दिशा निर्देश पर
हम लोगों ने उनके साथ शामिल। बहुजन मिशन के साथ आपकी भागीदारी में कुछ बताइए। देखिए, जब मैं 1984 में ही इसमें शामिल हो गया, जी तो बड़ा आंदोलन जो मानवर कांशीराम जी ने किया है लगभग 7 वर्षों तक जी लगातार, कि मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा देना होगा। पूरे भारतवर्ष में मंडल रिपोर्ट के लिए एक सुव्यवस्थित सुनियोजित क्रमबद्ध अगर लड़ाई किसी ने लड़ी है तो उस आदमी का नाम है मानवर कांशीराम जी। उन्होंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, कॉर्नर मीटिंग, संगोष्ठियों के माध्यम से, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जब उनकी 3 मेंबर पार्लियामेंट की ताकत हो गई जी तो अपने मेंबर पार्लियामेंट की ड्यूटी लगाई कि आप पार्लियामेंट के अंदर मंडल रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, और मैं पार्लियामेंट के बाहर धरना लगाता हूँ। तो 14 अप्रैल 90 से लेकर 31 मई 90, 48 दिन का लगभग 1 लाख आदमी प्रतिदिन बोट क्लब नई दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में मानवर कांशीराम जी को गवाही में धरना देके, मैं भी उसमें एक सिपाही था और हमारी ड्यूटी मंडी हाउस चौराहे पर लगाई गई। हम लोगों ने मानवर कांशीराम जी ने जो भाईचारा आंदोलन के लिए साइकिल यात्राएं, जी क्योंकि इस देश में अगर निर्धनों को द्वारा लोकतंत्र में साझीदार होना है तो एक बड़ी कलाकारी हुई है कि लोकतंत्र उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनकी आबादी ज्यादा है, पर जिन लोगों की आबादी कम है तो लोकतंत्र उनके लिए नुकसानदायक है। वो अपने डेलीगेट भी नहीं जिता सकते हैं, जी अपने नुमाइंदे ने, इसलिए उनकी दिली ख्वाहिश हमेशा बनी रहती है जिनकी आबादी 4-5% है या जोड़ तंगोड़ करके 10-12% होती है, वही दुर्भाग्य से भारत का शोषक वर्ग है, वही शासक वर्ग है। तो उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाए, और लोकतंत्र का उन्होंने गला घोंट कर रखा है। तो उसके लिए तरकीब निकाली कि चुनाव को अगर हम धन आधारित कर दें, जी मास बेस्ड डेमोक्रेसी का गला घोंट दें, और मनी बेस्ड डेमोक्रेसी, मनी माफिया मीडिया बेस्ड डेमोक्रेसी को हम हवा दे दें, उछाल दें और उसको कामयाब बना दें, तो भारत का जो शोषक वर्ग है जिसकी आबादी कम है, माइनॉरिटी अल्पजन है वो, जी तो वो फिर शासक बने रहेंगे। तो मानवर कांशीराम जी इसके उलट लेके आए कि इस देश में दुर्बलों को, निर्धनों को अगर लोकतंत्र में लाभ लेना है, लोकतंत्र में अपने डेलीगेट जिता के भेजने हैं, तो धन के लोकतंत्र को दबाना होगा, हाशिए पे ढकेलना होगा, और जनवादी लोकतंत्र को आगे लाना होगा। जी तो इसके लिए निर्धनों के छोटे छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा। तो निर्धनों का साधन पैर हैं, उसके आगे साइकिल यात्रा है, पद यात्रा है, फिर उसके आगे उनके हैंड्स हैं। हमारे पास हाथ ज्यादा हैं, हमारे दुश्मनों के पास हाथ कम है, 15% हाथ हैं और 85% हाथ हमारे पास हैं। हाथ से क्या हो सकता है? तो मानवर कांशीराम जी ने कहा कि वॉल राइटिंग कर सकते हैं, हाथ से हम दीवार में लिख सकते हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उन्होंने फिर आगे कहा कि देखिए, निर्धनों के पास जो बहुसंख्यक आबादी है तो उनके पास माउथ ज्यादा है, मुंह ज्यादा है। तो हमने कहा मुंह से क्या होगा, कौन सी लड़ाई लड़ी जाएगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुंह के अंदर जीभ है, तो जीभ से आवाज निकलती है और गीत बन जाता है, संगीत बन जाता है, भाषण बन जाते हैं। दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं वो वाणी से हुई है। जी तो हमें एक नया आइडिया, लेटरल आइडिया मिला, अलग हट करके, जो भारत के परंपरावादी नेता हैं उनसे अलग हट करके। और कांशीराम जी की इस चीज ने ही हमें अट्रैक्ट किया, ये आदमी कुछ अलग हट के सोचता है। घिसे पेटे जो फार्मूले हैं राजनीति के, उस पे नहीं काम कर रहा है, और कम से कम काडर तो हमारा चरित्रवान हो, सीलवान हो, लंपट हरामी ना हो,
तो हम लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी और हमें लगा कि ये बुद्ध के जो पंचशील हैं उससे रिलेटेड बात है। तो उन्होंने फिर कहा कि हमारी जनशक्ति जब ज़्यादा है तो अगर एक टाइम का खाना हम अपने आंदोलन में लगा देते हैं तो 10 रुपए का एक आदमी योगदान करता है और हमारी आबादी 85 करोड़ है उस समय, अब तो और ज्यादा हो गई। जी। तो फिर हम 850 करोड़ रुपया एक टाइम के खाने की बचत पर ही लगा सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। किसी टाटा बिरला डालमिया और किसी बिल्डर और किसी बड़े ठेकेदार को हमें टिकट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मास मूवमेंट से ही अपने आंदोलन के लिए रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं और हम लोगों ने ऐसा किया। मेरे फादर बंधुआ मजदूर थे जी। और मेरे पिता के पास मेरे जमानत का पैसा जमा करने के भी पैसे नहीं थे। तो हमने अपने जो लोग हमें वोट देना चाहते थे उन्हीं से अपील किया और अपने जन्म स्थान से मैं 150 किलोमीटर दूर जाकर के चुनाव लड़ा, क्योंकि जहाँ से मैं रहने वाला था, जहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ जब मैं अनमैच्योर था, मैं 20-22 साल का था और चुनाव नहीं लड़ सकता था, उम्र नहीं थी मेरी, तो वहाँ मैं अपने एमएलए जिता लिया। विशंबर निषाद जी को जिता लिया, नसीमुद्दीन को जिताया, गैचरण दिनकर को और शिवचरण प्रजापति को जिताया। तो मानवर काशीराम जी ने कहा कि भाई अब तेरे लिए सीट नहीं है, तू यहाँ से दूर जंगल में चला जा। तो वो जंगल की सीट हमें दी गई, तो वहाँ से लड़े और जिन्होंने हमें लड़ाना चाहते थे उन्हीं से पैसा मांगा। तो जिसके पास पैसे थे उन्होंने पैसे दिए, जिसके पास अनाज था अनाज दिया, किसी के पास सब्जी भाटा था सब्जी भाटा लगाया और किसी के पास श्रम था तो श्रम करने के और बैनर टांगने के, वॉल पेंटिंग करने के, प्रचार करने के किसी ने हमसे पैसे नहीं मांगे। तो जब मैं एमएलए जीता तो मैं किसी भी धन्ना सेठ का कर्जदार नहीं था और भ्रष्टाचार करने के लिए मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि मैं 50 करोड़ लगाया है तो अब मुझे इसको 100 करोड़ वसूलना है और 50 करोड़ वो वापस करना है। तो ऐसा कोई भी हमारे ऊपर नहीं था। लिहाजा इस देश में भ्रष्टाचार की अगर जननी है कोई तो खर्चीला और महंगा चुनाव। जितना ज्यादा खर्चीला चुनाव होगा, जितना ज्यादा महंगा चुनाव होगा, भारत में ही नहीं दुनिया में भ्रष्टाचार को कोई रोक नहीं सकता है जी। कम पैसे के इलेक्शन या बिना पैसे के इलेक्शन, मास मोबिलाइजेशन के आधार पे जो लीडर निकल के आएगा वही करप्शन को रोक सकता है। अन्यथा जो करप्शन को खत्म करने की सब बकवास की जा रही है, केजरीवाल इसका जीता जागता उदाहरण है। तो इसलिए हम लोगों ने, मानवर काशीराम जी ने नेतृत्व में और बहुत सारे बदलाव लेके आए और अभी आगे लगे हैं। हम मिशन कांशीराम को जिंदा करना चाहते हैं। बसपा के गठन के समय किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बसपा के गठन के समय निश्चित रूप से संसाधनों की कमी थी, पर छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग और जनता से ही रिसोर्स निकालना, जनता से ही पैसा ले, ये एक बड़ी आत्मबल मिला और पब्लिक का सपोर्ट मिला। जो हमें 10 रुपया दिया उसने जी जान लगा करके हमारे जीतने का प्रबंध किया। जिसको हम 500 रुपया दे करके उसका वोट खरीदते हैं या उसको ओबलाइज करते हैं, वो हमें ठेंगा दिखाता है और वो हमारे लिए जी जान नहीं लगाता है किसी के लिए भी। वो सोचता है कि 500 रुपया तो मिले हैं और ये हार जाएगा तो फिर और रुपया मिलेंगे। इसलिए हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा और लोगों ने कहा कि ये नौसिखिया लोगों की पार्टी है। शुरुआती दौर में हमारे साथ है जो समाज का सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग था जी, वो पहले जुड़ा, क्योंकि परिवर्तन की नीड और डिजायर उसके पास ज्यादा है जी। उसकी जरूरत भी है ज्यादा परिवर्तन की, जो बॉटम में यहाँ पर है।
संगोष्ठियों के माध्यम से 500 संगोष्ठियां, 5 बड़े सेमिनार और 500 बड़ी क्षेत्रीय सम्मेलन, रैलियां, पद यात्राएं, प्रचार यात्राएं, चारों तरफ से एक ही आवाज कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये नैसर्गिक सत्य है, प्राकृतिक न्याय है। जी। तो उसके आधार पे जनता जुड़ती गई और बड़े पैमाने पर एक आंदोलन खड़ा हो गया। वो फिर आंदोलन उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में फैला और दक्षिण भारत में भी राजनीतिक सफलताएं मिलने लगी। क्योंकि ये बात सही है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। बिल्कुल। पर अगर राजनीतिक सत्ता शोषक वर्ग को साथ लेकर के, जालिमों को साथ लेकर के ली जाएगी, तो बसपा के साथ बहन मायावती के साथ यही हुआ कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सहारा दिया, मुख्यमंत्री बनाया। पर जब मानवर कांशीराम जी नहीं रहे तो उन्होंने वो सहारा देना छीन लिया और सहारा देना छीन लिया और कहा कि आप एजेंडा बदलो, बहुजन से बदल के सर्वजन पे आओ। यानी अपने जो मानवर कांशीराम जी ने बुद्ध से लेकर के कहा कि हम जो समाज के एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनको हम अपने पार्टी में, अपने आंदोलन में साझीदार नहीं बनाएंगे। जो परिवर्तन चाहने वाले लोग हैं वही हमारी पार्टी में, हमारे आंदोलन में साझीदार रहेंगे। पर सर्वजन, तो सर्वजन ये कहता है कि चोर लुटेरे भी हमारे साथ रहेंगे, हत्यारे और बलात्कारी भी साथ आएंगे, सीटें लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे और मिनिस्टर बनकर के परिवर्तन के एजेंडे को रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इसलिए ये अनुभव में आया है कि हमें जरूरतमंद तबके को लेकर के ही जी। एजेंडे पर अगर ईमानदार रहना है और इस देश में एक बड़ा बदलाव हक वंचित लोगों के लिए करना है, तो अपने पैरों पर खड़े होकर के ही, उन्हीं का सहारा लेकर के ही काम करना होगा। शोषक का सहारा लिया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मंडल रिपोर्ट के बारे में क्या बताएंगे कि दर्शकों को बताइए, मंडल रिपोर्ट क्या था, ये इसको कैसे किया गया? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के हक वंचितों के लिए लड़ना चाहते थे जी। पर 1927 और 28 में लॉर्ड लिथियन कमेटी के दौरान और साइमन कमीशन जब भारत आया तो बाबा साहब अम्बेडकर को पिछड़े वर्गों का सपोर्ट, वकालतनामा, समर्थन नहीं मिल पाया। अर्थात वह पिछड़े वर्गों के डेलीगेट, वाइस स्पीकर नहीं माने गए। जी। वो केवल भारत का जो अछूत वर्ग है उसके ही डेलीगेट माने गए, बड़े मुश्किल से। हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी ने 1931 की गोलमेज सभा में उसको भी चैलेंज किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1931 और 32 की गोलमेज सभा लंदन में लड़ाई लड़ी, तो भारत के अछूत वर्ग और आदिवासियों के लिए शासन और प्रशासन, यानी लोकसभा, विधानसभा, विधायिका और कार्यपालिका, दोनों में सीटें मुकर्रर हो गई, आरक्षण प्राविधानित हो गया और 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में वो कानूनी वैधानिकता प्राप्त हो गई। और लिहाजा जो 1936 के प्रथम प्रांतीय सरकारों के लिए चुनाव हुए तो वो उसी आधार पे आरक्षण की व्यवस्था के तहत हुए। पर पिछड़े वर्गों को कोई हक नहीं मिल पाया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो संविधान में अनुच्छेद 340 और 15(4)(16)(4) अनुच्छेद ये प्राविधानित किया कि समय समय पर यूनियन गवर्नमेंट पिछड़े वर्गों के हितों के लिए एक कमीशन बैठाए और वो सर्वे करे कि पिछड़े वर्गों को जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, ना कि आर्थिक रूप से, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनको समाज के बराबरी में लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो 1950-51 में काका कालेलकर कमीशन बैठाया गया जिसने 1952 में रिपोर्ट पेश किया कि पिछड़े वर्गों की मोटे अनुमान के तौर पर 52% आबादी है
और इनको सरकारी नौकरियों में सीटें मुकर्रर होनी चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। उस काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। इंदिरा गांधी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और लंबे समय तक लागू नहीं किया गया। जनता पार्टी जब 1977 में बनी तो जनता पार्टी ने एक वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। पर उनकी सरकार बनी और सरकार में उच्च वर्ग का सर्वाधिक भागीदारी थी, लिहाजा वो जो सरकार थी मोरारजी देसाई की, तो काका कालेलकर कमीशन रिपोर्ट को लागू नहीं किया और बात को टालने के लिए एक नया कमीशन बैठा दिया। बिहार के सांसद थे आदरणीय बीपी मंडल, तो उनकी अध्यक्षता में बीपी मंडल कमीशन बैठाया गया जी। और उसने 2 साल पूरे देश में सर्वे करके और एक बहुत बेहतरीन शानदार रिपोर्ट पेश किया कि 52.5% आबादी है और 3743 जातियां आइडेंटिफाई किया, सूची बनाई वो जाती और लिहाजा इनको सरकारी नौकरियों में और जीवन के दूसरे और क्षेत्रों में आबादी के अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उस कमीशन की रिपोर्ट को भी जनता पार्टी ने लागू नहीं किया, वो सरकार चली गई और सरकार चली गई। इंदिरा गांधी की सरकार 1980-81 में लौट आई और वो रद्दी की टोकरी में पड़ी। 1984 में मानवर कांशीराम जी ने दूसरे और जो सांसद थे जी उनके द्वारा कोशिश किया, रामविलास पासवान और चंद्रजीत यादव, कि आप मंडल रिपोर्ट को उठाइए और इस पे बहस कराइए। पर इन्होंने कहा कि अगर हम मंडल रिपोर्ट की बात करेंगे तो हमारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा टिकट काट देगा, तो लिहाजा हम मंडल रिपोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ सकते। कांशीराम जी बड़ा ऐसी हमारे जो लीडर हैं एक्चुअल में वो दब्बू हैं, चमचा हैं, गुलाम हैं, पिट्ठू हैं उनके। लिहाजा कांशीराम जी ने कहा कि मैं टिकट छापने की मशीन बनाता हूं। तो बहुजन समाज पार्टी एक टिकट छापने की मशीन बनाई गई। तो उन्होंने कहा कि हम उसी को टिकट देंगे जो मंडल रिपोर्ट के लिए लड़ेगा और जो मंडल रिपोर्ट का विरोध करेगा उसको हम टिकट कतई नहीं देंगे। तो ऐसा टिकट पहली बार प्लेटफार्म टिकट साबित हुआ। उससे दिल्ली और लखनऊ की यात्रा, भोपाल की यात्रा नहीं हो सकी, पर बहुत जल्द ही 1989 में ये टिकटधारी लोग तो दिल्ली की पार्लियामेंट में भी पहुंच गए 89 में और लखनऊ की विधानसभा में भी आ गए, चंडीगढ़ भी आ गए पंजाब के विधानसभा से और भोपाल भी पहुंच गए। तो लिहाजा ये साबित हुआ कि ये टिकट यात्रा हो सकती है और हम लोग पहुंच सकते हैं। तो मानवर कांशीराम जी ने 84 से ही मंडल रिपोर्ट पे जो ये कहती है कि शासन और प्रशासन में दोनों में हिस्सेदारी, आनुपातिक हिस्सेदारी, हम भीख नहीं चाह रहे, रियायत नहीं चाह रहे, मुआवजा नहीं चाह रहे। हमारे पूर्वजों के साथ जो हुआ उसका हम कोई कंपनसेशन नहीं चाह रहे। जो लोग कंपनसेशन की बात करते हैं वो मुद्दे को भटकाने की बातें हैं। हम मुआवजा नहीं चाह रहे, हम तो आनुपातिक हिस्सेदारी चाह रहे। ठीक है, हमारे पूर्वजों के साथ जुल्म हुआ, न्याय हुआ और वर्जनाएं थोपी गई, हम उसका कोई कंपनसेशन नहीं चाहते हैं। हम तो आज जो हमारी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम आपसे कोई भीख नहीं मांगने जा रहे कि हमें कंपनसेट करो क्योंकि हमारे पूर्वजों के साथ जुल्म हुआ था, न्याय हुआ था। नो, हम अतीत को भुलाने को तैयार हैं, पर आज जो हमारा यूथ है और हम अयोग्य को नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, हमें जो योग्य है, जब हम टीना डाबी ला सकते हैं तो हम एक्सीलेंट हैं। और जो इसलिए मंडल रिपोर्ट के लिए मानवर कांशीराम जी ने लड़ी। अगर मैं कहूं कि पिछड़े वर्गों का कोई मसीहा है तो उसका नाम मानवर कांशीराम है। अछूत वर्ग में वो पैदा हुए पर वो मसीहा पिछड़े वर्गों के हैं और दलित मसीहा
से बड़ी कोई गाली मानवर कांशीराम जी को नहीं हो सकती। मानवर कांशीराम जी ने कोई दलित पॉलिटिक्स नहीं किया, उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए एक बड़ी व्यापक लड़ाई लड़ी और उन्होंने दलितों के साथ पिछड़ों की और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जी। क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, जो 500 साल पहले, 1000 साल पहले हिंदू धर्म की जिल्लत की जिंदगी से निकल करके और इज्जत की जिंदगी पाने के लिए, बराबरी की जिंदगी पाने के लिए इस्लाम में चले गए, वो हमारे भाई हैं, हमारा अपना खून है। तो उन सब का भाईचारा, ब्रदरहुड बनाने की कोशिश मानवर कांशीराम जी ने किया और वो भाईचारा बना। मायावती के साथ आपके विवाद के कुछ मुख्य कारण क्या थे? देखिए, मायावती से हमने मतभेद जो प्रथम 2012 के चुनाव में ही हमने कहे कि हमने वोटों की बिकवाली बंद कराई। हमने समाज को एक मिशन दिया मानवर कांशीराम जी के आदेश पर कि वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट बेचे समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार लायक और आदमी को सौंपी जाती है। वोट बेचना बंद करो, जो ना माने उसका बिरादरी में हुक्का पानी बंद करो, सोशल बाइकाट किया जाए उसका। और जब गांव-गांव में ये प्रचलित हुआ और चला तो लोगों ने वोट बेचना बंद कर दिया। अल्पजनों को भारत में अगर हुक्मरान बनना है तो उनको वोट खरीदने पड़ते हैं। वोट खरीदना उनकी निहायत मजबूरी, आवश्यकता है और वोट खरीदने के लिए उनके पास धन का अंबार है, कैपिटल की कोई कमी नहीं है, वो पूंजी का भंडार है उनके पास। लिहाजा वो वोट खरीद करके और हुकूमत में आते रहे 1936 से ही। पर 1936 में फर्स्ट अटेम्प्ट में बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में जीत गए, पर उसके आगे वो नहीं जीत पाए। यहाँ तक कि संविधान सभा में जाने के लिए भी उनको वोट बिक गए चूंकि। तो मानवर कांशीराम जी ने इसका इलाज किया और समाज में ये आदर्श विचार फैलाया कि वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट बेचे समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बिटिया बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार आदमी को सौंपी जाती है। जब ये लहर चली, वोट बिकना बंद हो गया तो निर्धन का बेटा भी जीत के आने लगा। हम जैसा बंधुआ मजदूर का लड़का भी और 1 सैकड़ा लोग हैं जो झोपड़ियों से निकल करके, झोपड़ी से मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चल करके विधानसभा, लोकसभा में आए। बहन मायावती के पास भी 1984 में डिपॉजिट जमा करने के पैसे नहीं थे। 1987 और 1985 का जो बिजनौर का चुनाव लड़ा गया तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो लिहाजा बहन मायावती अगर मुख्यमंत्री बनी है तो गरीब की झोपड़ी से निकल के बनी। तो इसलिए निर्धन लोग आगे कैसे जीते? तो टिकट बेचना एक खतरनाक षड्यंत्र है। टिकट क्या है? व्हाट इज टिकट? जो वोट बिकना को बंद करा के, वोट की बिक्री बंद हुई तो टिकट बन गया। वोट जागृत हुआ तो टिकट बन गया। बिखरा हुआ जातियों में लड़ते झगड़ते लोग इकट्ठा हो गए तो एक नया क्रिएशन टिकट, एक नई रचना, एक नई संरचना निर्मित हो गई। भिखमंगे लोगों के पास भी टिकट बन गई, टिकट की कैपेबिलिटी पैदा हो गई। 2007 के बाद बड़े पैमाने पर बहन मायावती ने इकट्ठा हुए वोटों को बोरे में भर के बेचना चालू किया। तो हमने उनसे विनती करके, रिक्वेस्ट करके कहा कि ये खतरनाक है, इससे आप बारंबार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और हम तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आज भी हम इस बात पे मुतहिद हैं कि बहन मायावती अगर मूवमेंट चलाएं तो वो प्रधानमंत्री हम बनाने को उनको तैयार हैं। लेकिन बहन को मायावती जी ने आप आरोप लगाए कि आपने वोट बेचने की। हाँ नहीं, ठीक है, ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। ये तो बहन मायावती भी खुद उसका
का जो उसका कोऑर्डिनेटर है, हाँ। वो तो हर कैंडिडेट से कहते हैं कि नहीं, निर्धनों को हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, हम्म, जिला पंचायत सदस्य का भी नहीं, पार्षद का भी नहीं लड़ाएंगे, हम्म। हम धनवानों को ही लड़ाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? बहन मायावती ने इसलिए ऐसा किया हम्म, ताकि वो 3 बार जो भारतीय जनता पार्टी हम्म, ने उनको सरकार बनाई हम्म, 60 एमएलए के बल पर, हम्म, दूसरी बार 69 एमएलए के रहते हुए, हम्म, तीसरी बार 80 एमएलए, 100 एमएलए थे हमारे पास। हम्म, तो जो सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने दुरभिसंधि किया, हम्म, उसका वो रिटर्न ले रही है। हमारे एक 2000 साल के बाद एक नया आंदोलन, बुद्धा के आंदोलन के अवसान होने के बाद, लुप्त प्राय हो जाने के बाद, तो मानवर कांशीराम जी ने रिवाइव किया था बुद्धा के आंदोलन को, अंबेडकर के आंदोलन को। हम्म, रिलीजियसली नहीं, हम्म, बल्कि सोशली उसको मिटाने का काम संघ परिवार चाहता है, हम्म, और संघ परिवार ने बहन मायावती को इस्तेमाल किया है। इसलिए ये बाद में हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास बना। हमने पहले उनसे रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट नहीं मानी, हम्म, तो उनसे हमने 2-4 लोगों को साथ लेकर के कहा, वो नहीं मानी। हम्म, तो उन्होंने अल्टीमेटली जब देखा कि ये हमारे अड़चन है हम्म, टिकट बेचने में, हम्म, तो पार्टी से 28 जनवरी 15 को हम्म। उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद के दलित सशक्तिकरण के प्रयासों पर आपकी क्या राय है? अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म, पर मेरा दृढ़ता के साथ मानना है हम्म, कि बहुजन समाज को हम्म, अगर भारत में सामाजिक बदलाव लाना है, हम्म, तो चरित्रवान और शीलवान लोगों को साथ लेकर के रिएक्शनरी मूवमेंट सिर्फ गाली के बदले गाली है, हम्म, कोई क्रिएशन, एक विधायी प्रस्ताव नहीं है, क्रिएटिव सृजनात्मक प्रस्ताव नहीं, हम्म, सृजनात्मक प्रस्ताव है अंबेडकरवाद, कांशीरामवाद, मिशन कांशीराम। तो ठीक है, भीम आर्मी एक रिएक्शनरी मूवमेंट है, हम्म। वो रिएक्शन दे रहा है। रिएक्शन दे रहे हैं वो। हाँ, रेप के बदले वो पहुंच जाते हैं, एफआईआर लिखाते हैं, मर्डर होता है वहां पहुंच जाते हैं, ये पॉलिटिकल स्पेस तैयार करने की। हम्म, पर कैसी व्यवस्था हो, हम्म, इस बारे में वो 10 वाक्य नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मैं उनकी परवरिश में हम्म, 15 महीने रहा। हम्म, हमने अ, उनके साथ अपना जी जान लगाया, अपना समर्थन दिया, उनकी रैलियां परमिशन लेकर के 19 नवंबर 2018 को बिजनौर में पहली रैली भीम आर्मी की परमिशन लेकर के हम्म, जो हुई, हम्म, वो दद्दू प्रसाद के प्रयासों से हुई। 1 महीना मैं बिजनौर में मैंने कैंप किया और डाउन जी। टू अर्थ काम किया, अच्छा, अच्छा। और बुंदेलखंड से 700 किलोमीटर दूर हम्म, जा कर के, और जहाँ परमिशन नहीं मिल रही थी, वहाँ हमने अपनी प्रतिष्ठा लगा के परमिशन ग्रांट कराई। अब हमने एफिडेविट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ कि नहीं, हुल्लड़बाजी नहीं होगी, हाँ। वायलेंस नहीं होगा, हम्म, तो लिहाजा ये चीज़ें हुई। परंतु जब वो धन पर ही चुनाव लड़ना है जी। और धन से लड़ा जाना है, हम्म, और प्रियंका गांधी से उनके दोस्ताना होने लगे, हम्म, और तो फिर हमें खतरा लगा हम्म, कि ये सामाजिक बदलाव की तरफ जाता हुआ आंदोलन नहीं है। तो लिहाजा हम 16 जून हम्म, 2019 के बाद तो भीम आर्मी के साथ अ, संबद्ध नहीं हुए। मैं उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा, जी। और चंद्रशेखर
किसी भी अम्बेडकराइट को जो डीपली इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए दिली तड़पन रखते हैं, तो वो उनको साथ लेके नहीं चलना चाहिए। तो हमने उनको क्विट किया और क्विट करके उनको छोड़ा, और लिहाजा हम लोग चाहते हैं कि मिशन कांसीराम रिवाइव किया जाए, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। क्या मायावती अभी भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं? मुझे ऐसी कोई दूर दूर तक की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अगर भविष्य में? पीएम तो छोड़िए, हम्म, वो एमपी भी नहीं अब बनना चाहती है। उन्होंने मई जून 2017 में हम्म, पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया, हम्म, जिसमें इस्तीफा देना उनके लिए कोई बाध्यकारी नहीं था, पर उन्होंने दिया। उसके बाद फरवरी 2018 में उनके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि फूलपुर अथवा गोरखपुर, जो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी को दे दिया, उनमें से एक सीट पे मायावती आ सकती थी और वो आराम से हाउस ऑफ पीपुल्स में अर्थात लोकसभा में पहुंच सकती थी, पर वो नहीं लड़ी। फिर 2019 का देश के अम्बेडकराइट ने एक प्रेशर ग्रुप बनाया कि आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा हराओ, और भाजपा को हराना है तो सपा बसपा गठबंधन कराना है। ये 11 नवंबर 2017 से ट्यूलिप होटल गाजियाबाद से इस अभियान की शुरुआत की गई, और करीब 50 जिलों में हम लोगों ने संगोष्ठियां आयोजित किया, चर्चा किया, और मायावती के पास और अखिलेश यादव के पास ये मेमोरेंडम भेजे कि भाजपा को हराने के लिए सपा बसपा गठबंधन जरूरी है, और वो गठबंधन हुआ। बहन मायावती अगर एमपी बनना चाहती तो वो जरूर बन जाती। 2019 में 10 एमपी उनके जीते, समाजवादी पार्टी के तो 5 ही जीते, उनके 10 जीते, वो जरूर जीत जाते, जरूर बन जाते। तो इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मानवर कांसीराम जी जो 1988 में इलाहाबाद से चुनाव लड़ते हुए प्राइम मिनिस्टर पे अपना दावा ठोका था, उस दावे को बहन मायावती ने विड्रॉ कर लिया है, ना केवल प्रधानमंत्री से, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम से अपने आप को विड्रॉल कर लिया है। वो बहुजन समाज को तो विखंडित कर ही डाला है, वो दलित एकता के भी नीतियां पक्ष हमें दृष्टिगोचर नहीं होती। आप समाजवादी पार्टी में 2017 में ज्वाइन हुए? 2022 में हमने टाइमली इशू बेस समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। आज की तारीख में मैं समाजवादी पार्टी का कभी भी चाराने का 10 रुपए का 50 रुपए का मेंबर नहीं बना, ना आज हूं। हमने भाजपा को, चूंकि जब हमें नजर आया कि जून 2021 में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बहन मायावती ने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जारी कर दिया, तो ये स्पष्ट हो गया कि जो आगे असेंबली का इलेक्शन आएगा उसमें भी बहन मायावती भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी रहेगी, रणनीतिक और खुलेआम। लिहाजा भाजपा को रोकने के लिए जो संविधान बदलने का ऐलान कर रही है, आरक्षण खत्म करने का ऐलान कर रही है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, तो नजर आया कि यूपी में तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है और वो लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने 2022 में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, हमारे समर्थक भी चाहते हैं कि एक समान शिक्षा की आवाज और संविधान बचाने की आवाज, आरक्षण को बचाने की आवाज विधानसभा में पहुंचे, तो वो हम लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने नरैनी असेंबली सीट से टिकट भी ऐलान किया, पर कतिपय कारणों से समाजवादी पार्टी के अंदर जो फ्यूडल फोर्सेज हैं, ब्राह्मणिकल फोर्सेज, फ्यूडल फोर्सेज, वो भारी पड़ गई, सामंतवादी ताकतें जो बदलाव विरोधी हैं जी। तो लिहाजा अखिलेश यादव ने वो अपने फैसले से विड्रॉ कर गए।
तो हम कोई उनसे रोना रोने नहीं गए। हमने कहा ठीक है, आपका फैसला है। उसके बाद से हम समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गए। तभी आपका आपका कोई भी उनसे कोई टच नहीं है, अखिलेश नहीं। यादव जी। भाजपा सरकार के मौजूदा कार्यकाल में आपके बारे में क्या विचार है? भाजपा सरकार मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, प्रत्यक्ष रूप से न सही तो अप्रत्यक्ष रूप से वो अ, जो भारत की पुरानी संस्कृति है, जिसके दलितों पिछड़ों के मन में भाव हैं, पीड़ाएं हैं, वेदना है, अपमान है, बेइज्जती है, वो उस संस्कृति और सभ्यता को पुनः वापस लाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हमारी अ, बेसिक असहमति है। पनवर काशीराम जी ने उसको यूनाइट किया। बुद्धा ने 2500 साल पहले जातियों को समाप्त करके और उनको यूनाइट किया, ऑर्गेनाइज किया, उनको एक धम्म दिया। उस धम्म के तहत सब लोग इकट्ठा हुए, 90% जनता बौद्ध हो गई। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो संघ परिवार के डायरेक्शन पे आया है, अब इससे बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि संघ की ये बड़ी तारीफ भी है कि उसने अपना नेटवर्क सेना के कर्नल और जनरल तक फैलाया है। शाखाएं अब सेना के बीच भी लग रही हैं। सेना में जो रंगरूट है, 15 लाख रंगरूट, जी। जो गोली खाता है, गोली चलाता है, वो दलित पिछड़े हैं। पर जो कर्नल से जनरल तक है, वो भारत का शोषक वर्ग के लोग, और कर्नल से जनरल तक वहां पर दलित पिछड़े नहीं। और ये जुडिशरी में भी है। तो जुडिशरी से ये कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एनहिलेशन ऑफ कास्ट का सपना देखा, तो वो एनहिलेशन ऑफ कास्ट तो नहीं कामयाब हो पाए, जातियों को नहीं समाप्त कर पाए, पर उन्होंने जाति को क्लास बना दिया। 1500 जातियां अनुसूचित जाति की, अछूत वर्ग की, और 1000 जातियां आदिवासी वर्ग की, दोनों को मिलाया तो 2500 जातियों का एक क्लास बन गया। दैट इज कॉल्ड SC ST क्लास। ये क्लास ने वो ताकत पैदा की कि 1977 में चमार जाति में पैदा हुए बाबू जगजीवन राम ने कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। जी। भारत का शोषक चौकन्ना हुआ और उन्होंने कहा कि इसके पास ये ताकत कहां से आई, ये तो हमारे जूतों के नीचे था, ये प्रधानमंत्री बनने का कब से सोचने लगा। तो करेक्टर इनकाउंटर करके उनका और तात्कालिक रूप से रोक दिया गया। पर उनको ये खबर लगी कि कांशीराम पूरे देश में घूम घूम करके और प्रधानमंत्री बनने की ऐलानिया तैयारी कर रहा है, और एक नया क्लास कांशीराम ने बनाया है, मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का बाई प्रोडक्ट आया कि ओबीसी क्लास बना। ओबीसी क्लास बनाने का कोई अगर क्रिएटर है, जनरेटर है, तो उसका नाम है कांशीराम। कांशीराम जी ने ओबीसी क्लास जनरेट किया, क्रिएट किया, और ये दोनों क्लास के बीच में ब्रदरहुड स्थापित किया। नॉट फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, भाईचारा। भाईचारा। क्योंकि फ्रेंडशिप और पैक्ट ये बहुत सतही चीजें हैं। अलायंस, पैक्ट और फ्रेंडशिप इससे डीपली है, गहरा है ब्रदरहुड। और वह एक्चुअल में हम भाई भाई हैं, तो ब्रदरहुड तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो मनोहर काशीराम जी ने लगातार भाईचारा बनाओ अभियान चलाया, और छोटे साधनों से हम लोग हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा पे चले। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो शेड्यूल कास्ट को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को ये छूट होगी कि वो अपने स्टेट में उपवर्गीकरण कर सकते हैं, अर्थात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को विखंडित करें और विखंडित करके और उनको तोड़ दें। बहन मायावती ने जल्दबाजी में कदम उठाया, और जो भारत बंद है ये उस विखंडन को बढ़ावा देना है।
जरूरत इस बात की है कि जो दलित वर्ग में आगे बढ़ गए भाई हैं हमारे, जिनमें चमार है, महार है, नमो शूद्रा, चंडाल हैं, पंजाबी लोग हैं, वो पे बैक टू सोसाइटी करें और वो वाल्मीकि समाज को, खटीक समाज को, कोरी भाई, धोबी भाई, उनको भी साथ लेकर के चले। मानवर कांशीराम जी ने ये 1995 में ही किया, जब एक तरफ उन्होंने चमार बिरादरी में पैदा हुई बहन मायावती को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, तो साथ में ही रामविलास वाल्मीकि को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई। साथ में ही उन्होंने कोरी जात में पैदा हुए राज बहादुर को भी मंत्री पद की, कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। साथ में ही पासी जात में पैदा हुए आर.के. चौधरी को मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाया। साथ में ही धोबी जात में पैदा हुए तो भगवती सागर को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई और इससे ये सभी वर्गों में भाईचारा पैदा हुआ। साथ में ओबीसी में जो हक वंचित लोग हैं, कुम्हार, केवट, गडरिया, काछी, मौर्य, साक्या, इन सबके बीच भाईचारा, राजभर, नोनिया चौहान, इन सबके बीच इन सबके मंत्री पद में स्थान दिए, तो बहुजन समाज मजबूती से इकट्ठा हुआ। बहन मायावती अब तरस रही है मूलधन वापस लाने के लिए, तो वो भारत बंद का जल्दबाजी में समर्थन किया है। ये कोरी, धोबी, वाल्मीकि के मन में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जरूरत है उनके बीच काडर बिल्डिंग प्रोग्राम किए जाए, उनके बीच भाईचारा बना और उनसे समझाया जाए कि हमारे साथ आपका भी अधिकार सुरक्षित है, आपका सम्मान गौरव सुरक्षित है। पर चूंकि 2012 के विधानसभा चुनाव में और 2014 के लोकसभा चुनाव में बहन मायावती ने एक भी कोरी, धोबी, वाल्मीकि, खटीक को उम्मीदवार नहीं बनाया, तो लिहाजा उनके मन में भारतीय जनता पार्टी ने असंतोष पैदा किया है। उन्हीं के मन में नहीं, मैं कहना चाहता हूं अछूत वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के, अधिकारी कर्मचारी वर्ग से, कि अगर आपने चौकन्ना होकर के और पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो जिन परिवारों को हम गांव में पीछे छोड़ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको हथियार बनाने जा रही है। संघ परिवार उनके बीच में काम कर रहा है कि आपके लड़के को नौकरी नहीं मिलेगी, गुरहू काका, कलुआ काका, तोए लड़का का नौकरी ना मिली। अरे नहीं साहब, कहे ना मिली, हमारा लड़का एमए पास कर लिया। कहा नहीं, तोरे लड़का का नौकरी ऐसे ना मिली कि तुम्हारी बिरादरी का जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, कप्तान है, तहसीलदार है, उसका लड़का बड़े स्कूल में पढ़ा है और रिश्वत देने के लिए 10 लाख रुपया है उनके पास, तो वो तुम्हारे लड़का के हिस्सा की नौकरी ले जाएंगे, तुम्हारे लड़का को नहीं मिलेगी। वो कन्विंस हो रहा है, गुमराह हो रहे हैं। तो जरूरत तो है कि उनके बीच जाया जाए, उनको हृदय को छुआ जाए और उनको विश्वास दिलाया जाए कि नहीं, आपकी हितों की गारंटी हमारे इस जोड़ के साथ में है, बहुजन समाज के साथ में। आप बहुजन समाज का अंग बन के रहेंगे तो आपके मान, सम्मान और हक अधिकार सभी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मैं भारत बंद का समर्थन नहीं करता। हमें जागृत और भाईचारा बनाने के अभियान को, जो बहन मायावती इसकी क्षमता खो चुकी है, क्रेडिबिलिटी तक खो चुकी है, और चंद्रशेखर भाई हमारा ये ऐसा कोई प्लान नहीं है, वैसा प्रोग्राम नहीं है उसके पास। इसलिए ये प्रोग्राम होना चाहिए। ये प्रोग्राम मानवर कांशीराम जी के जो बिछड़े हुए चेले हैं उनको ही करना होगा, भाईचारा बनाओ अभियान, और वो अभियान छोटे साधनों का उपयोग करके ही चलाना होगा। अगर हम 20 करोड़ रुपया खर्चा करके और कोई आंदोलन चलाते हैं
तो फिर आंदोलन की गाइडलाइन हमें ध्यान में रखनी होगी कि जिनसे 20 करोड़ रुपया लिया है, 50 करोड़ रुपया लिया है, उनके अधिकारों में कुठाराघात ना हो, उनकी भावनाएं आहत ना हो, नंबर 1। और नंबर 2, अगर उनका पैसा लेके हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो फिर हमें उनके भावनाओं का ख्याल रखना होगा और लिहाजा हम निर्धनों के कल्याण का प्रोग्राम नहीं बना सकते। जो आदमी 100 करोड़ रुपया खर्चा करके चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, वो सांसद नहीं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए, वो भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा सकता है। चाहे पुलों का भ्रष्टाचार हो, चाहे एक्सप्रेस वे का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो फैक्ट्री और कारखाना का भ्रष्टाचार हो, या चाहे पुलिस का। अभी जो भारतीय जनता पार्टी क्राइम बढ़ा है, ये दर्शाता है कि कप्तान से और इंस्पेक्टर से उगाही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चल रही है। लिहाजा वो सख्ती नहीं लॉ एंड ऑर्डर की जा रही है और लिहाजा चैन स्नैचिंग, लूट की अभी 10 दिन में ही करीब 20 घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। ये दर्शाता है कि कप्तान से जब पैसा वसूला जा रहा है, कप्तान कोतवालों से पैसा वसूल करके इकट्ठा करके दे रहा है, बेसिक शिक्षा अधिकारी से बेसिक शिक्षा मंत्री पैसे उगा रहा है, तो फिर वो टीचर से पैसा उगा रहे हैं, शिक्षकों के ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफरों का खेल चल रहा है। तो इसलिए ये जो प्रवृत्ति है, ये जी। प्रवृत्ति बदलनी होगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द, बहुत संभव है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में ही टूट के बिखर जाए, शायद ये 2029 तक ना जाए, 29 तक ना जाए। ना जाए। हाँ, बीच में ही 2027 में मिड टर्म पोल हो सकता है पार्लियामेंट का। 2000 अगर ज्यादा लड़खड़ाई, चूंकि जाति जनगणना का मामला है, अभी नीतीश कुमार ने अलग स्टैंड लिया है, दूसरे और जो घटक दल हैं जी। वो अलग स्टैंड लेंगे, अन्यथा उनका जनमानस उनको डंडा लेके खड़ा है, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, राजभर हो। ये सबको। तो इसलिए बहुत सारी चीजें है और मोदी के जो तानाशाही था उस पर जनता ने विराम लगाया है, एक काम ये हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, रैपिड फायर गेम खेलेंगे आपके साथ में। जी। आपके जीवन का सबसे यादगार दिन कौन सा है? मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन वो दिन है जब 13 अगस्त 1984 को मैं अपने मसीहा मानवर कांशीराम जी से इंडिया गेट पे हाथ मिलाया। हाथ मिलाया। छोटे बच्चों को बड़ा दुलार करते थे। अगर आपको राजनीति के अलावा कोई और करियर चुनना होता तो वो क्या होता? मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, मैं सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होल्डर हूँ और मैं आरएनएन राजकीय निर्माण निगम में मेरा था, लेटर भी आ गया था, पर मैं उस पर गया नहीं, तो मैं शायद इंजीनियर। अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए तो आप सबसे पहले सुपर पावर क्या चुनते हैं? सुपर पावर इस देश में जो एसेट्स हैं, रिसोर्स हैं, धन संपदा है, उसका अनुपातिक बंटवारा होना चाहिए। अनुपातिक उसके जो नौकरियों में ही नहीं बल्कि जीवन सभी क्षेत्रों में अनुपातिक हिस्सेदारी। आपके परिवार में कौन लोग आपको किस नाम से पुकारते हैं? जो आपके बड़े लोग हैं, आपके जो मित्रगण हैं होंगे? मेरी अम्मा मुझे ददुआ कहती थी, मेरे पिताजी मुझे दद्दू ददुआ कहते थे और मैंने जब स्कूल गया तो अ, मेरे टीचर ने मुझे दूसरा नाम देने की कोशिश किया, पर मेरी दादी थी जो, उसने कहा नहीं यही रास का नाम है, तो यही चल गया। तो मुझे अ, प्यार से लोग दद्दू भाई कहते हैं। मुझे दद्दू भाई कहते हैं। आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांशीराम जी और महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी, ये मेरे रोल मॉडल हैं। अच्छा, रोल मॉडल हैं। आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है? पसंदीदा गाड़ी इस समय स्कॉर्पियो है और इनोवा। तो स्कॉर्पियो और इनोवा आपकी हाँ, पसंदीदा गाड़ी है। दुर्गम क्षेत्रों में जाना है तो
स्कॉर्पियो। रफ टफ होनी चाहिए उस हाँ, हिसाब से। और सड़कों पे दौड़ना है तो इनोवा ठीक गाड़ी है। आपको पहाड़ी इलाके पसंद है या समुद्री इलाके? मुझे पहाड़ी इलाके पसंद हैं, वहीं से उन्हीं के बीच रहा, बसा, काम किया, संघर्ष किया। अच्छा, आपकी कोई पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस रही हो उस ज़माने जब पिक्चर मूवी देखते हो आप? हाँ, हम राजेश खन्ना की फ़िल्में अच्छे देखते थे। राजेश खन्ना को? हाँ, और जो है अ, अमिताभ बच्चन की फ़िल्में उससे भी इम्प्रेस हुए। हुँ, हुँ। और हमें आमिर खान। फ़ॉरेन कंट्री कौन-सी फ़ेवरेट है आपकी, जहाँ पर मैं आप जाना कहीं चाहें? मैं सिंगापुर है। सिंगापुर है। हाँ, अच्छी जगह है। लंदन के बारे में भी मैं सुन रखा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद, ये कीमती समय देने के लिए, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। जी, चलिए आप आगे और बढ़ें। हमारे जो यूट्यूबर्स जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनसे आप कह दीजिए हमारे चैनल के बारे में, इस जी, पॉडकास्ट के माध्यम से आप क्या-क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आकाश टॉक्स पॉलिटिक्स। टॉप्स पॉलिटिक्स जो चैनल है, इन बच्चों से मिल कर के मैं 3 घंटे पहले मिला और बेहद इम्प्रेस हुआ। काम के प्रति बहुत ही संजीदगी है और एक ध्यान होकर के अपने काम पे फोकस करते हैं और समाज की भी ये अच्छी जानकारी रखते हैं, क्योंकि जो इन्होंने क्वेश्चनायर अभी तैयार किया, वो भी ज़मीन से जुड़े हुए सवाल ये बना के लाए, तो मैं इनकी भूरी-भूरी सराहना करता हूँ। ये चैनल आप सब लोग देखें और इसको सुनें और इसको आगे बढ़ाएँ, वायरल करें, शेयर करें इसको, और ताकि ये नौजवान जो हमारे पुराने मित्र अजय भारती जी के सुपुत्र हैं, ये आकाश भारती, इन्होंने इसको शुरुआत किया है, तो ये आगे बढ़े और करोड़ों दिलों की आवाज़ ये बन जाए, यही मेरी मंगल कामना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना अगर झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। दुनिया में जो लायक लोग होते हैं, वो रास्ते खोज लेते हैं। दुनिया में जो नालायक होते हैं, वो बहाने खोज लेते हैं। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप खोज क्या रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ना है, तो रास्ते खोज रहे हैं, तो आपको अच्छे से अच्छे रास्ते आगे बढ़ने के मिल जाएँगे। और अगर आप बहाने खोज रहे हैं काम को ना करने के, तो सुंदर से सुंदर बहाने भी आपको मिल जाएँगे। तो निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप खोज क्या रहे हैं। जो लोग रास्ते खोजते हैं, उनको निश्चित रूप से रास्ते मिल जाते हैं।